अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 जो है इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से भी आपको 2 से 3 या 1 से 2 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एनुअल पेपर के अंदर आपको आ जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से करना है। जो 2-3 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं साथ साथ उनको मेंशन करता जाऊंगा, तो आपने उनको ज़्यादा बेटर वे के अंदर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, Why two tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air। हवा के अंदर सिर्फ बोलने से जो बेहतर कम्युनिकेट करने का तरीका दो टीन केन्स के दरमियान स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ उनको अटैच अगर हम करें तो वो बेटर वे क्यों है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी टीन केन और रस्सी की मदद से आपस में बातचीत करना खाली एयर हवा के अंदर जो है बातचीत करने से बेहतर क्यों है। तो इसके अंदर जो बेटा आंसर में आप लिखेंगे, इन एयर साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन वाइल इन केस ऑफ टिन केन्स इट कॉन्फाइंस इन दैम विद मोर इंटेंसिटी। कि जब हम एयर के अंदर हवा के अंदर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हर सिमत के अंदर फैल जाती है, जबकि टिन केन्स के अंदर आवाज़ उन्हीं के अंदर रहती है और सारी आवाज़ जो है फिर रस्सी की मदद से आगे को ट्रैवल करती है। तो फर्स्ट जो आपका इसमें जो कंडीशन आएगी या फर्स्ट रीज़न आएगी वो क्या है कि एयर में हवा जो है हवा के अंदर जो है आपकी आवाज़ हर सिमत में जो है फैल जाती है, लेकिन जब आप टिन कैन में बोलते हैं तो आवाज़ उस टिन कैन के अंदर से बाहर नहीं आती और उसी के अंदर रहती है और फिर स्ट्रिंग की मदद से दूसरे टिन कैन तक चले जाती है। सेकंड जो रीज़न आप लिखेंगे, सेकेंडली स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच ग्रेटर इन सॉलिड देन गैसेस। जैसे स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो साउंड की स्पीड है वो एयर के अंदर सबसे कम, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा और सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए टिन कैन और स्ट्रिंग की मदद से दोनों सॉलिड मटेरियल हैं तो आवाज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है और ज़्यादा तेज़ी के साथ। दैट्स वाई साउंड ट्रैवल मोर फास्टर थ्रू द स्ट्रिंग दैन एयर। इसी वजह से जो है आवाज़ रस्सी के अंदर ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा तेज़ जो है बनिस्बत हवा जो है आगे को मूव करती है। इसको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आप। वी कैन 11.2 क्वेश्चन आपका आएगा, वी कैन रिकोगनाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इट इज़ पॉसिबल या हाउ इज़ दिस पॉसिबल। दो लोग आपस में एक जितनी लाउडनेस के साथ जो है बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ एक जितनी बुलंद है, लेकिन हम फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा फलाना दोस्त बोल रहा है या ये दूसरा दोस्त बोल रहा है या ये दूसरा पर्सन है। तो ये ऐसा पॉसिबल कैसे है। बेटा आपने पिच और क्वालिटी दोनों को डिस्कस किया है। पिच जो है ऐसी आवाज़ जो कि शरील और ग्रेव हो, यानी लाउडनेस सेम हो लेकिन एक आवाज़ शरील हो ग्रेव हो, उनके दरमियान जो है डिफरेंस के लिए पिच हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ साउंड दूसरा फैक्टर आता है। जब लाउडनेस और पिच दोनों सेम हो जाएं तो फिर क्वालिटी ऑफ साउंड हमें बताती है कि ये इस इंसान की आवाज़ है और ये उस दूसरे इंसान की आवाज़ है। तो ये दोनों आप इसके आंसर में क्वालिटी ऑफ साउंड और पिच भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर आपका क्वालिटी ऑफ साउंड ही रहेगा। इसके आंसर में आप लिखेंगे, पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस मे हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड और पिच। जो इंसान बोल रहे हैं एक ही लाउडनेस जितनी, उनकी आवाज़ के अंदर जो है क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट क्वालिटी हो सकती है, यहाँ पर डिफरेंट पिच हो सकती है। दैट्स वाई इट विल बी ईजी टू आइडेंटिफाई बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ पर्सन। इसलिए इनके आवाज़ों के दरमियान जो दो मुख्तलिफ इंसान बोल रहे हैं उनके दरमियान आवाज़ को जो है आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है ड्यू टू साउंड क्वालिटी ऑफ साउंड एंड पिच। तो इसको क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। 11.3 क्वेश्चन जो है ये पेपर में 2-3 दफ़ा आ चुका है, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखें, कैन यू लिसन टू योर फ्रेंड्स अराउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम हर वाई। कि आप अपने दोस्त को दीवार के पीछे या किसी कॉर्नर में खड़ा है उसको सुन सकते हैं लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता। फर्ज करें कि दीवार की दूसरी साइड पे है या किसी कॉर्नर में खड़ा है। तो इसके जो क्वेश्चन के आंसर में जो है आप लिखेंगे, साउंड एंड लाइट मे डाइफ्रैक्ट फ्रॉम एडिज और कॉर्नर इफ़ द वेवलेंथ ऑफ वेव इज़ कंपेरेबल विद द साइज ऑफ कॉर्नर।
कि साउंड और लाइट की वेव्स जो हैं डाइफ्रैक्ट कर सकती हैं एड्ज या कॉर्नर के साथ अगर उनकी वेवलेंथ जो है वो कॉर्नर के साइज़ के बराबर हो या उससे कंपेरेबल हो। The situation given in the question indicate that sound wave will diffract from the corner due to larger wavelength compared with the size of corner। ये साउंड वेव्स जो हैं वो कॉर्नर के हिसाब से उसके साइज़ के हिसाब से ज़्यादा वेवलेंथ रखती हैं, इसलिए वो उसके साथ मुड़ेंगी या उसके साथ डाइफ्रैक्ट होंगी। वेयर एज लाइट वेव हैव स्मॉल वेवलेंथ, लाइट वेव्स की वेवलेंथ छोटी होती है। दैट्स वाई लेंथ कंपेयर्ड विद द साइड ऑफ कॉर्नर सो वी कैन नॉट सी द फ्रंट। तो इसलिए हम अपने दोस्त को देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसमें डाइफ्रैक्शन इजी होती है, जबकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती एज़ कंपेयर टू कॉर्नर, जो भी कॉर्नर उसने हमें दिया होगा या एज दिया होगा। इसलिए फिर लाइट वेव जो है वो डाइफ्रैक्ट नहीं करेगी और साउंड वेव्स डाइफ्रैक्ट करती हैं, इसलिए जो हम अपने दोस्त को देख नहीं सकते लेकिन उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। 11.4 क्वेश्चन अगर हम देखें, वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर। एक कमरे के अंदर जिसके अंदर वॉल टू वॉल कारपेट लगा हुआ है, मुकम्मल तौर पर कारपेटेड रूम है, उसके अंदर स्टीरियो का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों रखा जाए उस कमरे की निस्बत जिसके अंदर लकड़ी का फ़र्श है। यानी कि दो कमरे हैं आपके पास, एक के अंदर लकड़ी का फ़र्श लगा हुआ है, सॉलिड है उसका फ्लोर, दूसरे के अंदर कारपेट बिछे हुए हैं। तो कारपेट वाले रूम के अंदर उतनी ही आवाज़ सुनने के लिए हमें स्टीरियो का वॉल्यूम ज़्यादा क्यों रखना पड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके आंसर में आप लिखेंगे मोर वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन अ रूम विद वुडन फ्लोर देन अ कारपेटेड फ्लोर विच काजेज मोर लाउडनेस। कहता है जो वुडन फ्लोर वाला कमरा है उसके अंदर जो वाइब्रेशन ज़्यादा होती है और जो कारपेटेड फ्लोर है उसके अंदर जो है लाउडनेस कम है, इसलिए वहाँ पर हमें उसको जो स्टीरियो का वॉल्यूम है उसको हाई रखना पड़ेगा। बेटा आपने जो है वो टॉपिक देखा था जिसमें हमने एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो जहाँ पर हमें आवाज़ का लेवल हाई चाहिए होता है वहाँ पर हम सॉलिड और रिजिड जो है वो साइड्स या फ्लोर या फिर जो है उसकी सीलिंग जो है रिजिड ऑब्जेक्ट से करते हैं ताकि आवाज़ जो है ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा फैले। और जहाँ पर हमें जो है आवाज़ का लेवल कम करना होता था वहाँ पर हम जो है वो पोरस या सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते थे। अब कारपेट आपका सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, और जो वुडन फ्लोर होगा वो हार्ड मटेरियल है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ भी वाइब्रेशन या कह लें रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। और जिधर हमने कारपेट बिछाया हुआ है या वॉल टू वॉल कारपेट किया हुआ है वहाँ पर जो आपकी हाई जो साउंड होगी या हायर इंटेंसिटी वाली साउंड भी, क्योंकि वो पोरस और सॉफ्ट मटेरियल है, वो उसकी जो है इंटेंसिटी को कम कर देगा, तो वहाँ पर हमें जो है स्टीरियो को हाई उसके वॉल्यूम को हाई रखना पड़ेगा ताकि हमें आवाज़ जो है पूरी सुनाई दे सके। इसके बाद 11.5 आपका क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रेफर टू द सेम थिंग। एक तालिब इल्म कहता है कि दो जो टर्म्स हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हैं। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है और समझना है। बेटा स्पीड की डेफिनेशन जैसे आपने 9th में भी पढ़ी थी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगर हम वेव्स की भी बात करते हैं तो ये वहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव्स इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसके बरक्स फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो इसी 10th वाली जो बुक है इसमें 10th चैप्टर में आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन हो जाएं या बॉडी जो अपनी वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट करे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, सेम टर्म नहीं है, दे आर डिफरेंट टर्म्स। तो इसके आंसर में आप इस तरीके से लिखेंगे, no speed and frequency are two different terms. Speed of wave mean that distance covered by wave between the 2 points in some certain interval of time। एक टाइम महदूद टाइम के अंदर जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले वो उसकी स्पीड कहलाता है। वाइल जबकि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द सेम 2 पॉइंट्स इन यूनिट टाइम, उन
यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आप इसके बाद नो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट टर्म्स, इसके बाद जो है आप स्पीड और फ्रीक्वेंसी की सिंपल डेफिनेशन भी लिख देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर में आप फर्स्ट ये लाइन लिख देंगे, नो स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट टर्म्स। उसके बाद स्पीड की डेफिनेशन, इन्होंने भी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन आपकी जो 9th वाली डेफिनेशन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट लिखी है, तो आप वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन या ये वाली भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो आपने 10th चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी है वो वाली भी यहाँ पर मेंशन हो सकती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है 11.6, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूज़िक एट द सेम डिस्टेंस। दो लोग हैं वो एक ही म्यूज़िक को एक ही जितनी दूरी से या एक ही जितने डिस्टेंस से सुन रहे हैं। दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस, वो उसकी लाउडनेस के ऊपर डिसएग्री हैं। वो एक कहता है कि ये आवाज़ बुलंद है, दूसरा कहता है नहीं ये थोड़ी आवाज़ आ रही है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन, तो ये ऐसा क्यों हो सकता है। तो हमने बेटा वो फैक्टर्स पढ़े थे जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स तो हैं वो जो सबके लिए सेम होंगे, या जो जो कांस्टेंट फैक्टर आप कह लें। हमने वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड पढ़ा था, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो है एरिया था एक फैक्टर, और जो तीसरा फैक्टर था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब कह रहा है कि सेम लाउडनेस है, यानी कि आवाज़ एक जितनी पैदा हो रही है, एक जितना म्यूज़िक बाज रहा है, और उससे डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो यानी ये 3 फैक्टर तो एलिमिनेट हो गए, एम्पलीट्यूड वाला भी एरिया वाला भी। एक ही म्यूज़िक बज रहा है, दोनों एक ही जितने फासले पर खड़े हैं। तो वहाँ पर जब आगे हमने 2-3 लाइनें जब देखी थी, मैंने आपको कहा भी था कि इनको अंडरलाइन करें या इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि एक फैक्टर जो है सुनने वाले के कान के ऊपर भी डिपेंड करता है, कान की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। अगर एक इंसान के कान जो हैं डिफेक्टेड हैं, तो जिस इंसान के कान जो हैं वो डिफेक्टेड नहीं है, तो उसको वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी बनस्बत जिसके कान जो हैं वो डिफेक्टेड हैं या उनमें कोई फॉल्ट आ गया है। तो यही इसका आंसर बनेगा। If two persons are listening the same music at the same distance with different loudness, shows that medium between the music source and the first listener is air, so more loudness will be heard while the other person may have some wall or obstacle in between the music source and him। तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं कि यानी अगर दोनों पर्सन एक ही जितने फासले पर खड़े हैं, एक को ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है एक को कम, तो उनके एक के दरमियान हो सकता है कोई रुकावट हो, और दूसरे के दरमियान सिर्फ एयर ही जो है वो आपकी जो मीडियम हो। तो ज़्यादा बेटर आपका यही रहेगा, दे मे हैव डिफरेंट फिज़िकल कंडीशन ऑफ देयर ईयर्स, कि उनके कानों की जो फिज़िकल कंडीशन है वो डिफरेंट हो। एक के कान नॉर्मल हों या सेंसिटिव हों, दूसरे के जो है वो डिफेक्टेड हों, या क्योंकि उनके अंदर बीमारी की वजह से कोई फॉल्ट क्रिएट हो चुका हो। तो इसके आंसर में आप ये दोनों आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तो सुनने वाले के दरमियान जो है एक के दरमियान सिर्फ एयर मीडियम है, और दूसरे के आवाज़ और उस इंसान के दरमियान जो है कोई ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, जिसकी वजह से उसको पूरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, या फिर जो उन दोनों की जो कानों की फ़िज़िकल कंडीशन है वो सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट आपका जो है ये इसने यहाँ पर आंसर भी वही दे दिया है। सेकेंडली डिफरेंट लाउडनेस हियर्ड बाय द 2 पर्सन मे बी ड्यू टू देयर डिफरेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। ये सेकेंडली वाला जो आंसर है आप सिर्फ ये भी मेंशन कर दें तो आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि दोनों इंसानों के जो दरमियान जो एक ही जितने डिस्टेंस पर एक जैसी ही आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन एक को जो है मध्यम सुनाई दे रही, दूसरे को वो हाई सुनाई दे रही है, तो उसमें उनके कानों की फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 11.7, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इको और रिफ्लेक्शन को आम तौर पर हम एक जैसा ही कंसिडर करते हैं, लेकिन इको और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अगर हम इधर आंसर को देखें, इको मीन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सिंगल वॉल और वाइल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मे बी फ्रॉम मोर देन वन सरफेस।
इको का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो एक ही वाल से हो रही है, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब है कि ये डिफरेंट वाल्स के साथ जो है वो इसकी रिफ्लेक्शन होकर आप तक आवाज़ पहुंच रही है। तो आप इसके आंसर में इधर नो नहीं लिखा तो पहले नो लिखेंगे, नो इको एंड साउंड आर नॉट सेम टर्म्स, या दे आर डिफरेंट टर्म्स। तो फिर उसके आंसर में आप ये आंसर लिख देंगे, इको मीन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सिंगल वाल, और वाइल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में बी फ्रॉम मोर देन वन सरफेस के। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक से ज़्यादा सरफेस से भी हो सकती है। इको के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। आप इसके आंसर में ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, फॉर इको देयर इज़ सर्टेन कंडीशंस या स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, जैसे इको के लिए कंडीशंस आपने देखी थी, ये कम से कम फासला जो है वो आपका और दीवार का 17 मीटर हो, और जो टाइम ड्यूरेशन है आपकी आवाज़ का और इको का वो 0.1 से ज़्यादा हो, 0.1 सेकेंड के लिए। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि फ़ासला इतना हो, जितना भी फासला हो आवाज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, या जितना भी टाइम ड्यूरेशन हो। तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ इको the distance of the wall and the listener is specific, and the time interval between the reflected sound and your sound is specific, that's why echo is different from reflection। यानी कि रिफ्लेक्शन तो किसी भी सरफेस से या किसी भी डिस्टेंस से हो सकती है, लेकिन इको के लिए डिस्टेंस का होना स्पेसिफिक है। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, दूसरा आंसर चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, will two separate 50 decibel sound together constitute 100 decibel sound? Explain. Yes, two separate 50 decibel sound may have net 100 decibel sound if both sounds have interfere constructively। अब अगर दोनों साउंड जो है कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, यानी कि एक का वेवलेंथ जो है दूसरे की वेवलेंथ की बिल्कुल एक जैसी वेवलेंथ है दोनों की, तो जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो 50 डेसिबल वाली दो साउंड जो है 100 डेसिबल वाली साउंड बना देंगी। कंस्ट्रक्शन और जो है इंटरफेरेंस जो है ये साउंड की, कि एक ही वेवलेंथ से, जैसे क्रस्ट है दूसरे का क्रस्ट भी उसी के ऊपर आए, और एक का ट्रफ जो है दूसरे का ट्रफ भी उसके ऊपर आए, तो इस तरीके से जो एयर आपस में जो या जो साउंड आपस में मिलती हैं उनकी वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अगर दो 50 डेसिबल वाली साउंड कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, यानी आपस में कंस्ट्रक्टिवली मिलें, कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ मिले और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ ही मिले, तो इस तरीके से जो 50 डेसिबल वाली साउंड्स होंगी वो 100 डेसिबल वाली साउंड जितना असर रखती होंगी, या उनका जो टोटल जो है साउंड लेवल वो 100 डेसिबल हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्टिव और इन जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो डेफिनेशन हैं, ये भी हम फिर किसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे वहाँ पर इसको देखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा इनके मतलब अभी भी बता दूँ, और नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर इनकी डेफिनेशन भी आपको बता दी जाए। बेटा, दो वेव्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान इंटरफेरेंस होता है। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिले और उसका ट्रफ उसी वेव के ट्रफ के साथ मिले, तो इस तरीके से जो इंटरफेरेंस होती है, इनका आपस में जो मिलना होता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ और उसका क्रस्ट पहली वेव के ट्रफ के साथ मिल रहा हो, यानी कि उनका क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरीके से जो इंटरफेरेंस होती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आवाज़ जो है वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं, इंटेंसिटी को कम कर देती हैं। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा हो, तो इस तरीके से जब साउंड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो वो एक दूसरे के जो है लेवल को मिलकर बढ़ा देंगी। इसके आंसर में यही आप लिखेंगे, येस टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड में हैव नेट 100 डेसिबल साउंड इफ़ बोथ द साउंड वेव्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। अगर दोनों जो है साउंड 50 डेसिबल वाली कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही हैं, यानी कि आपस में जब मिल रही हैं तो पहली का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ मिले और ट्रफ के साथ मिले, तो फिर वो 50 डेसिबल वाली साउंड जो है 100 डेसिबल वाली साउंड जितना इफेक्ट रखेंगी। तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे। लास्ट जो आंसर है आपका, वाई अल्ट्रासाउंड इज यूज इन मेडिकल फील्ड 11.9 जो क्वेश्चन है, इसके आंसर में आप जो है मेडिकल फील्ड के अंदर जो इसके यूजेस हैं वहाँ पर वो 4 पॉइंट हैं, वो शॉर्ट करके
मेंशन कर देंगे। इन क्वेश्चंस को फिर रिपीट कर देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 11.7 है, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें आप लिखेंगे यस, echo and reflection of sound are different terms. Echo means the reflection of sound from single wall and it also has a specific conditions. और जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो किसी भी वॉल से हो सकती है, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। इससे जो पहले को है, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूज़िक एट द सेम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो वो डिसएग्री करते हैं लाउडनेस पे, तो इसमें आप चाहें तो ये पहली रीज़न भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है ये सिर्फ जो सेकंड है डिफरेंट इन फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर्स, ये वाला लिख दें, तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 11.6 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है क्वेश्चन अगर देखें हम 11.5, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसमें आप स्पीड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अलग अलग लिख देंगे। चाहे तो आप जो 9th वाली स्पीड की डेफिनेशन और जो हमने इधर 10th चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखी है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपका 11.3, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से करना है। तो अब जो है आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।